Dear student, today I am discuss about chapter 3 metal and non-metal part 4. In this lecture we cover about the what is a chemical bond and types of a chemical bonds. Two types है ionic bond और chemical bonds. पहले मैं ये बताता हूँ बॉन्ड क्या होता है. बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित जो एटम्स होते हैं वो आयन होते हैं, वो बॉन्ड्स जो होता है उसको बांध के रखता है. एक प्रकार का फोर्स है जो उनको इकट्ठा रखता है. जैसे ये हमारा NaCl है, तो NaCl के बीच में एक हमारा यहाँ पर बॉन्ड है, एक फोर्स है जो सोडियम को और क्लोरीन को बांध के रखता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड्स. तो हम ये कह सकते हैं द फोर्स विच लिंक द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक ऐसा फोर्स है जो लिंक रखता है. द केमिकल बॉन्ड है द फोर्स, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, द फोर्स विच लिंक रखता है किसी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित जो एटम्स होते हैं उनको लिंक रखता है, जोड़ के रखता है, उनको बांध के रखता है. विच लिंक्स द एटम या आयन भी हो सकते हैं, एटम या आयन इन ए मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. इन ए मॉलिक्यूल्स जैसे NaCl है आपका कोई मॉलिक्यूल्स है, H2 आपका मॉलिक्यूल्स है. तो ये जो आपका बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड. ये एक फोर्स है एक प्रकार का जो H को और H को पकड़े हुए है. ऐसा ही एक फोर्स है जो सोडियम को और क्लोरीन को बांध के रखता है, इकट्ठा रखता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है और नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है. देखिए जो केमिकल बॉन्ड है यदि मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, दिस इज ए मेटल, दिस इज नॉन मेटल्स, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. ओके. यदि नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है, नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है जैसे H2O2N2, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. यहाँ पर इस बात को नोट किया जाए कि जो बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में स्टेबिलिटी के लिए. किसके लिए बनता है? स्टेबिलिटी के लिए. देखिए यहाँ पर एक स्टेबिलिटी होता है हमारा फैक्टर केमिस्ट्री के अंदर. आखिरी कक्ष के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तो उसे हम स्टेबिलिटी बोलते हैं. उसको बोलते हैं हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. वो मॉलिक्यूल्स अब रिएक्ट नहीं करेगा यदि इनस्टेबल है कोई भी एटम्स. जैसे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, H2 बना देंगे. क्या बना देंगे? H2. ओके. मेरा कहने का मतलब है अब ये मॉलिक्यूल जो H2 बना हुआ है, अब इसके आखिरी कक्ष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं या 8 हैं. 2 पे भी हमें स्टेबिलिटी मिलती है, 8 पे भी स्टेबिलिटी मिलती है. अब ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में 8 हैं, ये शेयरिंग कर रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है. मेटल जो होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, नॉन मेटल जो होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं. एक बार सोडियम क्लोरीन जो है आपका एटम जो है सोडियम क्लोराइड के अंदर, इसको समझें आप. सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम एक ऐसा एटम है जिसके आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7, इस पर 1 की कमी है. तो ये एटम जो सोडियम है इसको ये ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे एटम को, और जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. कहने का मतलब इसके भी आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी आखिरी कक्ष में 8. तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी मिली है. केमिकल बॉन्ड जो बना हमारा, चाहे अभी वो आयनिक हो चाहे कोवलेंट हो, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी मिलती है. हमें आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हमें वहाँ पर प्राप्त होते हैं. तो हमने स्टूडेंट ये बता दिया व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड. अब हम बता रहे हैं कि व्हाट इज ए
टाइप्स ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम आयनिक बॉन्ड की डिटेल स्टडी करेंगे। NaCl कॉमन एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल हैं। ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन एटम टू अनदर एटम्स। ये ले लीजिए NaCl का एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो इस मैनर के अंदर जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड, स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे स्टूडेंट, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म, जो बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द, ये बात मैंने यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन एटम टू अनदर एटम, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब मैंने बताया था कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, डोनर होता है, नॉन मेटल एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर ये मेटल है और ये आपकी है नॉन मेटल, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसे बोल दिया आयनिक बॉन्ड, और इस कंपाउंड को बोल दिया हमने आयनिक कंपाउंड। स्टूडेंट याद रखें, जिस ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कुछ टाइम के बाद में हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन एटम टू अनदर एटम्स नोन एज ए आयनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और काफ़ी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। अब ये सारे के सारे जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है। अब मैंने बताया कि आयनिक कंपाउंड, ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल्स में मिलता है उसे बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव चार्ज, तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पर मैग्नीशियम के पास दो पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और आपका ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, ये एक एक लॉस करते हैं, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 2 नेगेटिव। ओके, हम अब पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, तो माइंड में रहे आपका जो नमक है वो आप रूटीन में देखते हो, उसकी सोल्यूबिलिटी भी होती है, सारी चीज़ें आपको पता है, कनेक्टिविटी होती है नहीं होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी। आई एम डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए आयनिक कंपाउंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए आयनिक कंपाउंड। जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हें बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। 4 प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। फिजिकल स्टेट, दूसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी, चौथी प्रॉपर्टी है बेटे कंडक्टिविटी। नाम से इंडिकेट हो रहा है, सारे की सारी प्रॉपर्टी नाम से ही इंडिकेट है। हमें NaCl के बारे में सोचना है और सारी प्रॉपर्टी का डिस्कशन करना है। ओके, फिजिकल स्टेट NaCl का पता है आपको, सॉलिड पाया जाता है। सारे नमक के पार्टिकल एक जैसे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड की सॉलिड स्टेट
क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि जैसे कि एक जैसे पार्टिकल, एक जैसे एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन कहलाता है। नमक में जो एटम का अरेंजमेंट है वो एक बड़ा सिस्टमेटिक, एक रेगुलर फैशन में है, तो उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये आपका जो नमक है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यों है सॉलिड? है क्योंकि इसके अंदर है, सॉलिड के अंदर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अंदर, अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अंदर, अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अंदर यानी कि एटम के अंदर। देखिए एक तो बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज सोडियम, दूसरा बन गया नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसका नेचर आपका सॉलिड होता है। जैसे आपकी ये ब्लैक बोर्ड जो आपका सॉलिड है, क्योंकि इसके पार्टिकल क्लोज हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए इसका नेचर कैसा, स्टेट कैसा बेटे? फिजिकल स्टेट आपका सॉलिड है। ठीक है, तो ये लॉजिक लगेगा। मैक्सिमम, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स। कोई भी ले लीजिए, यहाँ पर हमने KCl ले लिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अपोजिट चार्ज पार्टिकल, एक कटायन और दूसरा अनायन, एक कटायन और दूसरा अनायंस। तो अपोजिट चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर, आयनिक बॉन्ड के अंदर, तो जिससे कि उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है? सॉलिड। अब बेटा अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हीट से रिलेटेड होती है। हम हीट देते हैं सब्सटेंस को, वो मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो यदि वेपर बन जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्ट ज़्यादा डिटेल ले लेके इन्हीं को समझाएंगे। अब आप इस बात को समझिए कि कोई भी चीज़ नेचर के अंदर सॉलिड है तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है नमक को उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा मिलता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई पाया जाता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू ए maximum force of attraction in the ionic compounds, presence of opposite charge particles, lot of heat is required to break the bond। अब यहाँ पर हीट से रिलेटेड है ये पॉइंट। अब इसको यदि हम ज़्यादा हीट देते हैं बॉन्ड तोड़ने के लिए तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यदि इसको हम कम हीट देते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका लो पाया जाता है। सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए अगला क्या है? सोलुबिलिटी। नमक को पानी में घोल दीजिए, सोलुबिलिटी पाई जाती है, नमक सोलुबल होता है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है, सोलुबिलिटी होती है। पर लेकिन ये जैसे कि ऑर्गेनिक सोलवेंट है, एसीटोन है, बेंजीन है, नेफ्थलीन है, ये आपका जो लिक्विड ऑर्गेनिक सोलवेंट हैं, अल्कोहल है, एसीटोन है, पेट्रोलियम ईथर है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनके अंदर सोलुबल नहीं पाया जाता। वाटर सोलुबिलिटी होती है, इथेनॉल शराब के अंदर सोलुबल नहीं पाया जाता। सोलुबिलिटी कहाँ पाई जाती है? वाटर सोलुबिलिटी होती है स्टूडेंट, इसकी वाटर सोलुबिलिटी। ठीक है, सोलुबिलिटी का मतलब ये है कि आप नमक को डाल दोगे तो सोडियम पार्टिकल अलग हो जाएगा, क्लोरीन पार्टिकल अलग हो जाएगा, NaCl को डाल दिया तो ठीक है, आपका सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। मान लीजिए ये बीकर है, इसमें पानी में हमने नमक घोल दिया, तो ये सोलुबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन है। सोडियम का अलग होना, क्लोरीन का अलग होना, आयन का अलग अलग होना, आयन का अलग अलग होना सोलुबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो सोलुबिलिटी हमने बता दिया। जैसे ही हम आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो उसका क्रिस्टल टूट जाता है। ये मैंने बताया ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है NaCl। जैसे ही पानी में डालेंगे तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है और उसके बॉन्ड को तोड़ देता है, ये तोड़ देगा। तो सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, नोन एज ए सोलुबिलिटी, नोन एज ए सोलुबिलिटी। कंडक्टिविटी, आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर है कंडक्टिविटी होती है, वो उसके आयन के कारण होती है स्टूडेंट, आयन के कारण। अब आयन तो पानी में घोलने के बाद ही बने थे अभी ऊपर। यदि ये सॉलिड था, सॉलिड में तुम करंट पास करना चाहते हो NaCl के अंदर, तो कंडक्टिविटी शो नहीं होगी क्योंकि उसके आयन जो है वो फ्री नहीं हैं। कहने का मतलब ये है हमारा NaCl
NaCl जो आपका यदि कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में होगा, जिसके पास आयन होंगे, घूमते हुए आयन होंगे, चलते फिरते आयन होंगे, तो मोल्टन स्टेट के अंदर है आपका आयनिक कंपाउंड कंडक्टिविटी को शो करता है, और फिजिकल स्टेट यदि सॉलिड है तो वहाँ पर वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिविटी का जो सीधा संबंध है वो आयन से है। किससे है? आयन से। तो मोल्टन स्टेट के अंदर ये कंडक्टिविटी को शो करता है, कहने का मतलब उसमें करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये हमने बता दी प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, अब कोवैलेंट बॉन्ड देखिए क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या है, एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, दो एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि वो शेयरिंग करेंगे, अपने ऑक्टेट को पूरा करेंगे। नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, H2N2O2 कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का जैसे आपको ध्यान में आ जाए तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन दो शेयरिंग जो होगी तो दो एटम के बीच में होगी। शेयरिंग का मतलब मेरा 50% और बच्चों का भी 50%, दो एटम के बीच में शेयरिंग होती है स्टूडेंट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताया गया, इसका एग्जाम्पल है N2 गैस जो होती है, O2 HCl H2, ठीक है, CH4 C2H6, ये इथेन है, C2H4 C2H2। देखिए इथेन इथीन इथाइन, बोलिए बेटे, इथेन इथीन इथाइंस, दो कार्बन है, इथ बनता है। ओके, थोड़ा नोटिस में रखिए, इन सारों में कोवैलेंट बॉन्ड है आपका। कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बताएं, देखिए ध्यान से सुनिए। द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एटम्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम के बीच में। देखिए ये H था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इस H का भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की शेयरिंग हुई है, तो ये दो इस तरफ भी काउंट होंगे, दो इस तरफ भी काउंट होंगे। तो दो इस H के दोगे, दो इसके H हो गए। हाइड्रोजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पे हमें स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये आपका जो बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे हम? कोवैलेंट बॉन्ड। सिंपल। देखिए अगला देखिए इसमें अगला क्या बता रखा है, O2 एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ये हो गया, O2 है। हमें आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन लेने हैं। आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 6 और 2 8, क्योंकि हमें ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है। तो 6 और 2 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। देखिए इस ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 में से 2 की शेयरिंग होगी, तो 2 हम यहाँ पर रख देते हैं। कितने बच गए? 4 हम यहाँ पर बनाते हैं। इसके पास कितने हैं? 6 में से 2 हम यहाँ पर रखते हैं, 4 इस तरफ लिख देते हैं। तो इनकी शेयरिंग हुई है, तो स्टूडेंट 4 इस तरफ ये काउंट होंगे, 4 इस तरफ भी काउंट होंगे। बराबर का हक होगा इस एटम का भी और इस एटम का भी। 4 4 8, 4 4 8। तो बेटे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो वहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे 3 की शेयरिंग हो जाएगी तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स। ध्यान से समझिए आप। N2 नाइट्रोजन के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 और 3 8, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, उनको बीच में रखें आप। N यहाँ पर आ गया, N यहाँ पर आ गया, 5 और 3 8, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले यहाँ पर रख दिए। कितने बच गए? 2 इधर बनाए आप, 3 इधर रखे हैं आप, 2 इधर बनाए। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, 6 और 2 8, 6 और 2 8। स्टेबिलिटी, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबिलिटी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे मॉलिक्यूल से, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट है कार्बन वाले, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं।
और यहाँ पर जिसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसे हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। अब वही बात आयनिक जो आपका जो कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड, उनकी हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपकी फिजिकल स्टेट, जैसे वैसी प्रॉपर्टी थी उन्हीं से कंपेरिजन चलेगा। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में आयनिक कंपाउंड सॉलिड था, लेकिन जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है, कोई आपका सॉलिड है, तो तीनों स्टेट में पाया जाता है आपका कोवलेंट कंपाउंड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस के अंदर आपको पता लग गया O2N2, ये आपके कोवलेंट कंपाउंड हैं। ऐसे ही आपके सॉलिड भी होते हैं, जैसे आपकी चीनी होगी, यूरिया हो गया, आयोडीन होगी। ऐसे आपके लिक्विड भी होते हैं। लिक्विड में आपका जैसे बेंजीन आ गया, ईथर आ गया, ये आपके हैं लिक्विड कोवलेंट कंपाउंड। सॉलिड के अंदर आपका आ गया ग्लूकोज और यूरिया और नैप्थलीन्स। तो फिजिकल स्टेट में कोवलेंट कंपाउंड जो हो तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, वो आपको पता ही है, सॉलिड है तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, गैस है तो कम है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी थी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्टूडेंट देखिए वहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई था क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था। ये पहले लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है, पहले गैसियस स्टेट में अवेलेबल है, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ ए हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन केस ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड्स। तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन कमजोर पाया जाता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। स्टूडेंट ध्यान से समझें आप कि यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आपका आयनिक कंपाउंड बन जाता है, फिजिकल स्टेट सॉलिड हो जाती है, उसको कम ज़्यादा हीट देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यहाँ पर हमें कम हीट देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगला स्टूडेंट देखिए कंडक्टिविटी, सोलुबिलिटी, दो प्रॉपर्टी रहेगी, सोलुबिलिटी। अगली क्या है कंडक्टिविटी। सोलुबिलिटी अपोजिट है बेटे, सारी प्रॉपर्टी अपोजिट चल रही है हमारी। वो वहाँ पर वाटर में सोलूबल था आयनिक कंपाउंड, यहाँ पर ये वाटर में सोलूबल नहीं है, सोलूबल है ये ऑर्गेनिक सोलवेंट में। ऑर्गेनिक सोलवेंट का नाम लीजिए आप मेरे साथ, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ऑर्गेनिक सोलवेंट हैं आपके। बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, तो ये ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोलूबल है आपके कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जैसे शुगर, जैसे शुगर आपका कोवलेंट कंपाउंड है। तो इनसोलुबल इन वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका सोलवेंट है, ईथर है, तो सारे के सारे आपके सोलूबल पाए जाते हैं। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती क्योंकि ग्लूकोज एक आपका कोवलेंट कंपाउंड है। ग्लूकोज को जब तुम पानी में घोलते हो तो आयन नहीं मिलते, उस सॉल्यूशन में हमें आयन नहीं मिलते। कंडक्टिविटी का सीधा फंडा ये है कि सॉल्यूशन के अंदर यदि आयन है तो कंडक्टिविटी होगी, आयन नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। जैसे NaCl को पानी में डिजोल्व किया तो सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, ये आयन है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर देखिए ग्लूकोज को आपने पानी में डाल दिया तो ग्लूकोज एज इट इज पड़ी रहेगी, वो टूटेगी नहीं बेटे। C6H12O6 वो घुल जाएगी, लेकिन वो C6H12O6 की फॉर्म में ही मिलेगी। आप पानी को वेपर बना दीजिए, ग्लूकोज बच जाएगी, ग्लूकोज बच जाएगी आपकी। ओके सेम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस लेक्चर के अंदर हमने व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ ए केमिकल बॉन्ड के बारे में स्टडी कर लिया। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, जो 2 नंबर का आता है आपके पेपर के अंदर, वो हम कल करवाएंगे स्टूडेंट। ओके, आज के लिए इतना ही लेक्चर 4 बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।